तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका साथी एडवोकेट तुलसीराम सिंह, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज का वीडियो आप सभी लोग दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आज लाया हूं वेल से रिलेटेड कानून के बारे में, कुछ ऐसी गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेबल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। और चैनल पर अगर नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि लीगल टॉपिक जो कंटेंट होते हैं, जो लीगल टॉपिक वीडियोस होते हैं, लीगल टॉपिक अपडेट होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अपडेट होते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर मिलता रहे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले आप देख सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है, देखिए बेल की, कब बेल मिलती है, कब जेल मिलती है, सारे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं कुछ ऐसे जो मशहूर और फेमस केसेस हैं जिनमें बेल नहीं मिली थी उनके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस पे डिस्कस करेंगे जिसमें ऑलरेडी पहले से बेल मिल चुकी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, 2G मामले को आप लोग जानते होंगे, जिसमें जो आरोपी थे, ठीक है, 2 आरोपी थे, ठीक है, उसमें पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में, ठीक है, जब क्या नाम है, बेल की अर्जी लगाई गई तो पटियाला हाउस कोर्ट ने उस बेल को खारिज कर दिया था। हालांकि सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया था, फिर भी अदालत ने इस फैसले में कहा कि देखिए, मामला बेहद गंभीर है और ऐसे में मौके पर जमानत नहीं दी जा सकती है। कानून जानकार जो हैं जितने भी, वो बताते हैं गैर जमानती अपराध में परिस्थितियां, सबूतों और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर अदालत जमानत की अर्जी पर फैसला देता है। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। थाने से भी मिल जाती हैं कुछ जमानत, ऐसे जो थाने से मिल जाते हैं। अब जैसे जो कानूनी जानकार होते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं कि देखो, जो जमानत होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जमानत 2 प्रकार के होते हैं। एक जमानती अपराध होता है, जमानत होता है, एक गैर जमानती होता है। आमतौर पर मामूली अपराध में, जैसे मारपीट, धमकी, लापरवाही से हुई मौत आदि के मामले में जमानती अपराध की कैटेगरी में आता है, यानी नॉन मतलब वेलेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ होते हैं जो नॉन वेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हाई कोर्ट में बड़े ऐसे फेमस एडवोकेट हैं, उनसे भी मिलने के बात करने के बाद ये पता चला कि देखिए, सीआरपीसी में और आईपीसी में भी मतलब एक चार्ट बनाए गए, नियम बनाए गए हैं, जिसमें कौन कौन से जो केसेज हैं वो जमानती हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन वेलेबल है और कौन से वेलेबल हैं, सारे के बारे में बताए गए हैं। देखिए, गिरफ्तारी होने पर थाने से ही जमानत मिल जाती है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। थाने में ही बेल क्या कहते हैं, थाने का जो इंचार्ज होता है, बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा दे सकता है और कहता है, और बेल बॉन्ड भरने के बाद में आपको थाने से जमानत मिल जाती है। देखिए, गंभीर मामलों में नहीं मिलती है जमानत, क्योंकि दूसरे मामले में गैर जमानती होते हैं। गैर जमानती अपराध होने पर मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, तो वह जमानत नहीं देता है। इससे कम सज़ा के प्रावधान वाले मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत केस के मेरिट के हिसाब से जमानत दे सकती है। सेशन कोर्ट किसी भी मामले में जमानत अर्जी स्वीकार कर सकता है। जाने माने वकील, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेट्रोपॉलिटन की अदालत में अगर उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो के प्रावधान है, उसमें भी केस में जमानत की अर्जी लगाई, ठीक है, हो तो सीआरपीसी 437 के अपवाद का सहारा लिया जा सकता है और उस आधार पर कई बार जमानत मिल सकती है। या याचिका कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हो तो भी उसमें भी जमानत मिल सकता है। आखिरी फैसला अदालत का ही होता है। यह गौर करने की वाली बात है कि सेशन कोर्ट किसी भी गंभीर मामले में जमानत दे सकती है, लेकिन फैसला केस के मेरिट पर डिपेंड करता है। अब देखिए, ये चीज़ तो आप समझ गए कि बेल कैसे मिल सकता है। अगर हम बात करें बेल ना मिलने की वजह हो सकती है, वो कौन से पॉइंट है, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो जमानत पर सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता, गवाहों को प्रभावित किए जाने का अंदेशा, आरोपी को भागने की आशंका आदि फैक्टरों को देखते हुए अगर कोई ऐसी अंदेशा हो तो जमानत नहीं दी जाती है। जैसे एक बार मैं इसको दोहराना चाहूँगा आप लोगों को जानने के लिए कि देखिए कब नहीं दिया जा सकता है। देखिए, मामला होता है, मामले की
गंभीरता, जो घटना घटी है उसकी गंभीरता, जो क्राइम हुआ है, गवाहों को प्रभावित किए जाने का अंदेशा, मतलब ऐसा लगता है कि गवाहों को प्रभावित किया जाएगा, गवाह या सबूतों को मिटाने का डर है, तो उस परिस्थिति में जमानत नहीं देता है कोर्ट। इसके बाद अगर हम अगर आरोपी हो, ठीक है, आदतन अपराधी हो, जो आरोपी होता है अगर वो अपराधी होता है तो भी जमानत नहीं दी जाती है। जैसे उसका आदत, मतलब अपराध करने की बार बार उसकी कंटिन्यू प्रक्रिया रही है या बार बार जब ऐसे करता रहता है तो तब भी उसको जमानत नहीं दी जाती है, जमानत नहीं मिलती है। और यही नहीं, ठीक है, जो ट्रायल कोर्ट होता है, ठीक है, और ट्रायल की जो स्टेज होती है उस पर भी उस पर भी डिपेंड करता है जमानत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। अलग से कोई कानून व्याख्या नहीं है। कानून जानकार यही बताते हैं कि इसमें 10 साल कैद या उससे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। इस दौरान चार्जशीट ना दाखिल करने की वजह से सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत आरोपी को जमानत मिल जाती है। वहीं 10 साल से कम सजा के मामले में अगर गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल ना किया जाए तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है। देखिए टोटल कम से कम 60 दिन और मैक्सिमम 90 दिन का चार्जशीट फाइल करने का टाइम होता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद, दाखिल होने के बाद क्या होता है, इस दौरान अगर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो जमानत केस की मेरिट पर ही तय होती है। केस की किस स्टेज पर जमानत दी जाए इसके लिए कोई व्याख्या नहीं की गई है आमतौर पर, लेकिन आमतौर पर 3 साल तक कैद की सजा के प्रावधान वाले मामले में मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आमतौर पर गंभीर अपराध में जमानत नहीं मिलती है या दलील दी जाती है कि मामले की छानबीन चल रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एक बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह तय हो जाता है कि अब आरोपी से पूछताछ नहीं होनी है और जांच एजेंसी गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी होती है, तब जमानत के लिए चार्जशीट दाखिल किए जाने को आधार बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर रहा है तो उस मौके पर भी जमानत का विरोध होता है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के दौरान गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज होने होते हैं और या चार्ज फ्रेम होने के बाद ही होता है। आखिरी फैसला अदालत का होता है। ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ। ऐसे मामले में अगर गंभीर हो तो गवाहों को प्रभावित किए जाने के अंदेशा हो तो ऐसे में चार्ज फ्रेम होने के बाद भी जमानत नहीं मिलती है। ट्रायल के दौरान अहम गवाहों के बयान अगर आरोपी के खिलाफ हो तो आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। मसलन रेप केस में पीड़िता अगर ट्रायल के दौरान मुकर जाए तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर आरोपी के खिलाफ बयान दे दी है तो जमानत मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। कमोबेश यही स्थिति दूसरे मामले में भी होती है। गैर जमानती अपराध में किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से तय कर लिया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। इस बेल या जेल से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल जो भी होगा, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको या सुनने के बाद में आपको जो भी सवाल रहा होगा उसका सभी का समाधान हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ अभी मुझे कमेंट कीजिए और अपना सवाल टाइप कीजिए और अपना नाम और कहाँ से। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल नहीं है, फिर भी अगर आपकी लाइफ में बेल या जेल से रिलेटेड कोई भी ऐसा दिक्कत है या किसी भी ऐसे मुकदमे या से परेशान है आप, तो प्लीज़ अभी आप मुझे कमेंट कीजिए और आपको तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नो चार्जेस होगा, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ।